नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो प्रोसेस है इस समय, जो रिटेल आउटलेट के अलॉटमेंट्स का जो एक पूरा प्रोसेस है दोस्तों, अब मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी तेज़ी आ गई है। खासकर उस एरियाज़ में या उन सिटीज़ में जहाँ पर डिविज़नल ऑफिस, टेरिटरी ऑफिस और रीजनल ऑफिसेज हैं एज़ पर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। जैसे डिविज़नल ऑफिस जो हैं वो इंडियन ऑयल के हैं और रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो एचपीसीएल के हैं, और जो हमारे टेरिटरी ऑफिस हैं वो भारत पेट्रोलियम्स के हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इनके जो ऑफिसेज होते हैं, हेड्स होते हैं स्टेट के या किसी एरिया के, उनका डिजिग्नेशन कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ डिवीज़न लेके चलते हैं, कहाँ रीजन लेके चलते हैं, और कहाँ पे जो है हमारा टेरिटरी लेके चलते हैं। बट ये एरिया छोटे छोटे होते हैं दोस्तों। इनको देख के लगता होगा डिवीज़न को बहुत बड़ा डिवीज़न है या टेरिटरी बहुत बड़ी टेरिटरी है। बहुत सारी टेरिटरीज़ नहीं बनती हैं, बहुत सारे रीजनल ऑफिस नए बनते हैं, इस तरीके से बहुत सारे डिविजनल ऑफिसेज भी नए बनते हैं एज़ पर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द एरियाज़, जो कि इकट्ठे हो जाते हैं। और एक्टिविटीज़ वहाँ पे कैसी हो रही है, रिटेल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ की डिमांड कैसी है, रोड्स बढ़ रहे हैं तो नेचुरली रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क बढ़ रहा है, लोग बहुत आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो प्रोसेस था हमारा फिर से वो काफ़ी हद तक स्टार्ट हो गया है, लोगों को मेल आनी चालू हो गई है। हालांकि अभी हमारा इलेक्शन का पूरा प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, अभी चल रहा है। अभी जो है हमारे कई जगहों पे मुझे लगता है कि इलेक्शंस होने बाकी हैं, और उसके बावजूद हमारा जो भी नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि हमें एलओआई कब मिलेगी दोस्तों। प्रोसेस तो चल सकता है, मैंने आपको जब कोड ऑफ कंडक्ट लगना था उसके पहले भी आपको बताया था इलेक्शन का ड्यूरिंग प्रोसेस पे मैंने बहुत सारे आपको रिप्लाई दिए हैं कि प्रोसेस चलता रहेगा बट स्लो रहेगा। एलओआई किसी को इशू नहीं होगी, क्योंकि एलओआई जो है दोस्तों आपको इशू होगी जब ये पूरा गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये जवाब उन लोग को है दोस्तों जो लोग बार बार पूछते हैं कि कब एलओआई मिलेगी। बहुत सारी दोस्तों एलओआई इकट्ठी हो गई हैं, मुझे लगता है पेंडिंग हो गई हैं। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसमें एक बहुत अच्छा स्टेप ले रही हैं। वो क्या कर रही हैं कि ड्राइंग्स लोगों की पहले से तैयार करवा रही हैं बिकॉज उनको पता है कि जैसे एलओआई मिलेगी तुरंत ड्राइंग्स एलओआई के साथ चाहिए होगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में अप्लाई करने के लिए, एनओसी के लिए। तो मुझे लगता है कि उसको कट शॉर्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आप अपनी ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लीजिए, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा स्टेप है, अप्रिशिएबल स्टेप है। एंड ऑफ द डे हमें रिटेल आउटलेट के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को पूरा करना है, ढंग से करना है, टाइम बाउंड तरीके से करना है। ये जो हमारा फेस्टिवल है ना दोस्तों डेमोक्रेसी का, इसकी वजह से थोड़ी सी हिंड्रेंस है, थोड़े डिले हैं, बट इसका अपने आप में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। ये प्रोसेस भी एक साथ में चलना चाहिए और एक्टिविटीज़ भी चलती रहनी चाहिए। तो उन लोग को बहुत बहुत मुझे लगता है कि खुशी होगी जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और एलओआई आपके हाथ में आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद आप तुरंत अपनी ड्राइंग्स को ले जाके वहाँ पे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जमा करिए और फटाफट सारी एनओसी लेकर के आइए, और फिर कंस्ट्रक्शन का काम चालू करिए। जहाँ जहाँ आपको फाइनल एनओसी चाहिए वहाँ अप्लाई करिए, कमीशनिंग करिए और फ्यूल बेचिए। बेचने में क्या क्या टैक्स आपको दोस्तों लगाने हैं मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए। उन लोग के लिए जिनकी फ्यूल स्टेशन की सेल नहीं हो रही, उन लोग के लिए जिसको आगे जाके सेल करना है दोस्तों। मैंने बहुत बार आपसे कहा बहुत कम्पिटिटिव बिजनेस है, आपको जो है कस्टमर्स को अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा, पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। जब भी कोई रिटेल आउटलेट लगता है, उसके आसपास नया रिटेल आउटलेट आता है या कोई भी वहाँ डेवलपमेंट में रोड के सिनेरियो में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपकी सेल अफेक्टेड होती है दोस्तों। तो आपको अपनी ब्रांड वैल्यू शुरू से मेंटेन करनी होगी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि लोग आपके पेट्रोल पंप पे इंस्पाइट ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सेल को, उसके बावजूद भी आपके आने को आतुर रहें, कीन रहें। बहुत सारे टैग मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, मैं चाहता हूं कि आप सब उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, एलओआई बहुत जल्दी मिल जाएगी, और बहुत सारी दोस्तों आपकी क्वेरीज़ भी इकट्ठी हो गई है। बहुत सारे लोगों के ये भी दोस्तों व्यूज़ आते हैं कि इस इंडस्ट्री में आज की डेट में पेट्रोल पंप लगाना एक फ़ायदे का बिज़नेस नहीं है दोस्तों। काफ़ी हद तक मैं एग्री करता हूँ, और कहीं से भी ये चैनल मैं प्रमोट नहीं करता कि आप इस बिज़नेस में आइए ही आइए, या आप एक अनाप शनाप ऐसा खर्चा करके इस बिज़नेस में आइए। लैंड डेवलपमेंट की कॉस्ट आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वो आपको करनी ही करनी है। बाउंड्री के एक्सपेंसेस आप नहीं कर सकते हैं, और बाकी की जो स्टेचुरी अप्रूवल्स हैं, जो ऑनलाइन पैसे जमा होने हैं, या जो एक फ़ीस होती हैं डिपार्टमेंट्स को जाती, वो आप नहीं कर सकते हैं। कट शॉर्ट आप कर सकते हैं कि प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। कहीं पे कंसल्टेंट की ज़रूरत है तो एक प्रॉपर कंसल्टेंट लगा के, आर्किटेक्ट लगा के
उसको आप एंगेज करिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों लोगों के मैसेज आ रहे हैं, रिजेक्शन हो गया, मैं आपकी मेंबरशिप चाहता हूँ, रिजेक्शन का एक मैसेज आता है और मेंबरशिप आती है दोस्तों। तो बहुत सारे इश्यूज़ आपके जो आए हैं उनको हम दोस्तों इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि जहाँ जहाँ पे लोगों के इनपुट्स आए हैं, मुझे लगता है कि वो इनपुट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, उसको आप इनकॉर्पोरेट करिए, उसको अभी से आप तवज्जो दीजिए, तभी आप दोस्तों आगे सफल होंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। दोस्तों मुझे बड़ा अफसोस होता है उन मैसेजेस को देख के जहाँ लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, एक वो भेजते हैं रिजेक्शन या रिजेक्शन के वर्ज पे हैं, फिर वो मुझे लिखते हैं कि रिजेक्शन हो रहा है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपकी प्रीमियम मेंबरशिप चाहता हूँ। या कॉल करके पूछते हैं कि साहब मैं फंस गया हूँ, यहाँ के अटक गया हूँ, अब मैं यहाँ आपकी प्रीमियम मेंबरशिप चाहता हूँ, यहाँ आपसे सपोर्ट चाहता हूँ। और उनके साथ साथ दोस्तों इनपुट्स ये भी आते हैं कि मैंने कंपनी के ऑफिसर से कंसल्ट किया था, फला बंदे से कंसल्ट किया था, मैंने अप्लाई किया था, उसके बाद भी मैं आके फंस गया। वो ऑफिसर जो पहले ऐसे बोलता था, अप्लाई कराया था, अब वो बोलता है कांट हेल्प इट, दिस इज़ ए पॉलिसी मैटर। या ऊपर जाके आप डिविजनल ऑफिस, टेरिटरी ऑफिस या रीजनल ऑफिस में जाके दोस्तों बात करिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में दोस्तों आपको बताया है कि गलती किसी की भी हो, अफेक्टेड एप्लीकेंट होता है, एलओआई होल्डर होता है या डीलर होता है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। इसीलिए मैं आपको दोस्तों बार बार कहता हूँ और बड़ी बड़ी वीडियोस में आपको कहता हूँ कि अपना ध्यान खुद रखिए। किसी से भी गलती हो, सफरिंग दोस्तों आपकी है, आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं प्रोसेस में और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया और बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, क्योंकि घूम फिर के 90% रिजेक्शन उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है। और कुछ लोग ब्लेम करते हैं ऑफिशियल्स को या कुछ कंसल्टेंट्स को ब्लेम करते हैं, उनसे कंसल्ट किया था ये हो गया, इनसे कंसल्ट किया। हो सकता है आप लोग मेरे बारे में भी ऐसा कहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे भी इनपुट्स आते हैं कि आपकी वीडियो देख के किया था बट यहाँ पे चूक हो गई, या यहाँ आपने ये कहा था और मैंने फॉलो किया, नहीं हो पाया दोस्तों। हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती, बट एंड ऑफ द डे सफर तो आप ही है ना, हम नहीं हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करिए, किसी चैनल को फॉलो करिए, किसी अधिकारी को फॉलो करिए। बार बार दोस्तों हम आपको यही राय देते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने सक्सेस के ट्रैक्स छोड़े हैं, उन ट्रैक्स को देखिए, वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं उन्हें भी देखिए, वीडियो को देखिए, देन पुट योर ओन विजडम कि किस तरीके से काम करना है। मैं दोस्तों ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जैसे किसी ने, मैंने आपको बताया था पहले भी, रिजर्व कैटेगरी में किसी ने बताया था, वो एलिजिबल नहीं थे, बट कंपनी के अधिकारी ने उनको बताया कि अब इस तरीके से हम आपको मैनेज करेंगे, बाद में जाके आप अप्लाई कर दीजिए, बिफोर एलओए आप वो कंडीशंस पूरी कर दीजिएगा। एंड ऑफ द दोस्तों मैटर रिजेक्ट हो गया, एंड ऑफ द डे हुआ क्या, सफरिंग बहुत सारी, उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को oblige भी किया हो, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं दोस्तों यहाँ पे। बाद में आप लोग कहते हैं कि अधिकारियों को नॉलेज नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, जो यंग सेल्स ऑफिसर हैं उनको नॉलेज नहीं है, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज है, उनसे डिस्कशन करिए। कभी कभी दोस्तों अच्छे लोगों के साथ बैठने से ना कुछ ऐसी बातें भी पता चल जाती हैं जो ज़िंदगी भर का लेसन होती है। मेरी बात को याद रखिएगा दोस्तों, आपकी कंपनी जो होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी कंपनी, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खर्चा करके उनको डिनर पे ले जाइए, लंच पे ले जाइए, उनको अपने यहाँ इन्वाइट कर लीजिए। मैं भी तो आप लोगों से कहता हूँ कि मुझे इन्वाइट करिए अपने यहाँ, और मैं आना चाहता हूँ, आप इन्वाइट करिए ना, हम आएंगे। हो सकता है कुछ बात करने में, चाय कॉफ़ी पे बात करने में बहुत सारी टिप्स आपको मैं दे दूँ। पीछे मैं दोस्तों किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं किसी रीजनल ऑफिस में किसी काम से गया था अधिकारी से मिलने के लिए, तो बाहर एक सज्जन बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है। बहुत देर से सोचते रहे कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। तो वो मेरे साथ के स्टाफ से, मेरे सबॉर्डिनेट से पूछते रहे कि सर को मैंने बहुत सारे किसी मीटिंग्स में देखा है। तो उन्होंने बोला रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, रिटेल आउटलेट्स को खड़े होकर बनवाया है, एनओसीज में इन्वॉल्व रहे हैं, पूरे प्रोसेस का पता हो सकता है आपने इसको कहीं पे एक मीटिंग में देखा हो। तो जब बहुत देर होगी तब उन्होंने कहा, बहुत देर तक वो अपने मोबाइल पे कुछ देखते रहे, अचानक उन्होंने बोला कि मैंने सर को यूट्यूब पे देखा है। तो उन्होंने अपना एक मैटर छोटा सा शेयर किया, उनमें कुछ लैंड की कुछ क्वेरी थी, उनका फाइनल सिलेक्शन था। तो थोड़ी सी बातों में दोस्तों, उनको बातों बातों में जब उनको ये बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट जाके तहसील से ले आइए, आपका मामला रिजॉल्व हो सकता है। कैन यू बिलीव दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट्स ले आए। मुझे लगता है 2-3 दिन में उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लिया। पहले वो कह रहे थे, लग रहा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी दोस्तों बात करने से ही पता हो गया। बस जस्ट डिस्कशन हुआ बाहर बैठे हुए कि ये आप इस तरीके से इस डॉक्यूमेंट को मैनेज करिए, और उनको बताया इजीली मिल जाते हैं दोस्तों। 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि मेरे यहाँ एलईसी होने वाली है, प्लीज़ मेरी फिजिबिलिटी कर दीजिए। वो डॉक्यूमेंट से मेरा काम हो गया दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आप लोगों के साथ मिल के बैठ के समझ सकते हैं,
और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब ये मत सोचिए, अगर, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो आपको कंसल्ट करके कुछ ना कुछ तो ओपिनियन लोगों से लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ इस इंडस्ट्री में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई फॉर्मल आपको बुकलेट नहीं दी जाती कि आपको ऐसे चलना है। सो यू किसी भी प्रोफेशन में दोस्तों प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं। रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में आपको एक ब्लैंक ला करके ढकेल दिया जाता है, अप्लाई करिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करिए, लीगल चीज़ों को समझिए, इलीगल चीज़ों को समझती है, अंडर द टेबल चीज़ों को समझिए, ऐसा आपके इनपुट्स आते हैं और आप अप्लाई करिए और अपनी एलओआई लीजिए, फिर इंस्टॉलेशन करिए, फिर सेल भी करिए। देयर इज़ नो गाइडेंस। जब भी कंपनीज़ की मीटिंग होती है तो एक प्रेशर पड़ता है कि आप एनओसी नहीं लाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सेल गिर रही है, ये फैसिलिटी नहीं कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। तो एक दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए या मेंटरिंग चाहिए दोस्तों। तो प्रोसेस में कोशिश करिए कि अच्छे लोगों से राय लीजिए दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये फंडामेंटल हर इंडस्ट्री का है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपके मेंटर्स अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं, आपको इनकरेज करते हैं, अच्छी राय देते हैं, एथिक्स की बात बताते हैं, शॉर्टकट से बचने के लिए बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों की कंपनी बहुत प्रीशियस है दोस्तों, उसको मत छोड़िए। मैं बार बार आपसे बताता हूँ बिकॉज इस सब स्टेजेस को पास किया और मैं लोगों को देखता हूँ। तो अभी कुछ बहुत सारे आप लोग के दोस्तों क्वेरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे आपके इनपुट्स ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि उनकी बहुत ज़रूरत है ऐसे स्टेज पे, बिकॉज प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आपको कहीं ना कहीं करना है दोस्तों। किसी की दोस्तों क्वेरी आई थी कि उनको जो है उन्होंने 35 बाई 35 मीटर के लैंड पे जो है उन्होंने अप्लाई किया था, सारा कुछ उनका प्रॉपर था, सब कुछ जो उन्होंने नजरी नक्शा पहले देखा था, जो ड्राइंग्स पहले देखी थी उस एरिया की, जिसे हम सजरा मैप कहते हैं, जो गाँव के होते हैं, उसमें वो लैंड पूरी थी। जब सारा कुछ हो गया, एलईसी हो गई, एफईसी हो गई, जब उनकी जब उनकी स्टेज आई एलओआई देने की, तो कंपनी ने उनको बोला कि नजरी नक्शा लेकर के आइए, बिकॉज उनको कहीं डाउट हुआ कि लैंड शॉर्ट है दोस्तों। और कैन यू बिलीव वहाँ पे लैंड शॉर्ट निकली। अब वो पूछने कि जब वो नजरी नक्शा बनवाने के लिए अब जा रहे हैं तो पता चल रहा है उनको कि चकबंदी के बाद चक में कुछ एरिया कम हो गया है, जो चक उन्होंने अप्लाई किया था, अब उनको फ्रंटेज वहाँ पे कम मिल रहा है दोस्तों। वो कितना मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, अगर 35 मीटर से दोस्तों 1 भी मीटर कम है, डेप्थ अगर 35 मीटर मांगी है आरओडब्ल्यू के बाद में, अगर वो डेप्थ भी कम है दोस्तों, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो एंड ऑफ द डे रिजेक्शन होगा, बिकॉज लैंड का रिकॉर्ड्स में होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। साइट पे एक आधा फुट, आधा मीटर तक कोई नापने बहुत रेयरली जाता है, बट आपके लैंड के रिकॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। बट कोशिश करिए कि आपके लैंड के रिकॉर्ड, लैंड का पोजीशन और रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। बट नहीं हो रहा तो रिकॉर्ड्स तो एटलीस्ट आप मैनेज करिए, कोशिश करिए कि आपकी लैंड भी प्रॉपर हो। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि प्रिपरेशन करके चलिए। मैंने ये सवाल का जवाब इसलिए दिया बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ गई। कोई ये कह रहा है कि उनकी जो है बस प्रोसेस में उनको जो है एलईसी होने वाली है, उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन 25 मीटर जो एरिया डिफाइन किया था उससे बाहर है। तो दोस्तों 25 मीटर आपको इस स्टेज पे लग रहा है, जब आपने अप्लाई किया था उस समय अपने लैंड की लोकेशन को नहीं नपवाया। अब उनका कहना है, पूछ रहे हैं कि मैं क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करूं जिससे मैं प्रूव कर पाऊं ड्यूरिंग एलईसी कि मेरी ज़मीन जो है विद इन दैट एरिया, विद इन दैट रेडियस है दोस्तों। तो ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट हो। हालांकि मैंने उनको सजेस्ट किया कि किसी भी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, चाहे ओपीडब्ल्यूडी हो या कोई अगर नगर निगम लिमिट के अंदर हो तो नगर निगम या ऐसा डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक प्रॉपर नोट लगवा करके आप डिस्टेंस का क्राइटेरिया अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले आते हैं सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करिए। और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइज्ड एरिया के बाहर हैं दोस्तों, तो सर्टेनली रिजेक्शन होना, देयर इज़ नो ऑप्शन। आप पहले से इन सब की प्रिपरेशन करिए। हो सकता है कि कमी पूरी करने का कोई ऑप्शन निकल आए और बाद में वो ऑप्शन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी किसी से बात हो रही थी, बल्कि उन्होंने कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, तो उनका बोलना था कि म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर उनका लैंड है, स्टिल उनका जो क्राइटेरिया है को ओनर्स का पूरा नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी तो ताज्जुब की बात है कि म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर भी दोस्तों ज़मीन पे खेती हो रही कई सारी लोकेशन में और वहाँ ज़मीन वैकेंट है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि डॉक्यूमेंटेशंस को तो उन्होंने पूरा कर लिया था, प्रॉपर तरीके से कर लिया था, बट वो डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने प्रॉम्प्टली रजिस्टर नहीं करवाया। उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब डिवीज़न बनवा लिया, सब कुछ बना लिया, एंड इट वाज अप्लाइड आल्सो फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। उसके पहले उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया था, बिकॉज उनका कहना था कि बहुत सारी वीडियोज़ हमने आपकी देखी हैं, बहुत सारा फीडबैक मिला और आपने कहीं ना कहीं सजेस्ट किया था कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्स बना करके हम एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तब उनको दोस्तों उन्होंने मौका दिया है कि आप अपना केस को रिप्रेजेंट करिए, बिकॉज सब डिवीज़न उनका प्रोसेस में है, जो डिक्लेरेशन होता है डिविजन्स का वो उनका प्रोसेस में है और उसको थोड़ा समय लगेगा। बट दोस्तों मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये क्राइटेरिया आपका बिफोर एप्लीकेशन होना चाहिए था पूरा। वो रिकॉर्ड्स जो जनरेट है सब डिवीज़न का लीगल, वो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन होना था। अगर वो नहीं है तो आपकी लीज डीड में सारे को ओनर्स के साइन होने चाहिए थे। अगर वो नहीं है, आपने अपेंडिक्स थर्ड लिया, उन्होंने दोस्तों अपेंडिक्स थर्ड लेकर के ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया है, तो उनको ग्रुप 3 में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, बिकॉज उनका जो है SC कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में था। दोस्तों वो पूछ रहे थे क्या ऑप्शन है, क्योंकि वो जब ये सारा मैटर डिस्कस करने डिविजनल ऑफिस गए थे तो उनको ये बताया गया था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ये मैनेजेबल हैं, और उनको सब डिवीज़न का मैप भी उनके सेल्स अफसर ने बनाया था। बाद में उन्होंने हमारी वीडियो में देखा तो उसमें भी इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया था, शायद उन्होंने एक आधी जूम मीटिंग भी अटेंड की थी। तो दोस्तों यहाँ उस सेल्स अफसर ने उनको सजेस्ट किया था कि आपका हो जाएगा, जैसे ही आपका डिवीज़न अप्रूव होता है उस डॉक्यूमेंट को हम कंसीडर कर लेंगे। तो अब दोस्तों उनका वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों गेट थ्रू होगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पॉलिसी ये बोलती है कि बिफोर एप्लीकेशन के पहले आपका सब डिवीज़न रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो सारे को ओनर के साइन होने चाहिए। तो उनको जो ग्रुप 1 से ग्रुप 3 में शिफ्ट किया, दोबारा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो एक तरीका है, वो एक मोडस है उनके काम करने का, वो उनके एक जो उनका एक ब्रोशर था उसका प्रोसीजर है दोस्तों। तो हालांकि उनको जो सजेशन दिए मैंने कि वो जा कर के DO में डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज ए 1-to-1 कॉल। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने उनको कहा फीडबैक दीजिए, क्या फीडबैक आते हैं, ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों से शेयर करेंगे। ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं दोस्तों कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी ने दोस्तों डिस्कस किया है कि उनके 2 खसरे थे, सपोज करिए X एंड Y, उन्होंने उन दोनों पे अप्लाई किया था, बट उनका RO जो है X पे ही लग गया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे ROW कम था, उन्होंने ज़्यादा लिया, तो X का ही जो है पूरा हो गया, बट जो उनकी ड्राइंग्स बनी है वो X एंड Y दोनों पे बन गई है, बट X से ही उनका काम चल गया दोस्तों। तो अब कंपनी ने क्या किया है, दोनों X एंड Y खसरे उनको उसमें डाल दिए और उनको X एंड Y के लिए ही अपना डिक्लेरेशन कराना पड़ रहा है, लैंड यूज़ कन्वर्जन कराना पड़ता है, जिसको यूपी में सेक्शन 80 बोलते हैं, पुराने उसमें जो है उसको 143 दोस्तों बोलते थे। तुमने पूछा है कि क्या मैं X का कराऊँ कि X + Y का कराऊँ। तो दोस्तों पहले तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब X पे उनका रिटेल आउटलेट लग रहा है तो Y को क्यों रखा गया है। क्या इसलिए रखा गया है कि उन्होंने एप्लीकेशन में डाल दिया था इसलिए रखा गया है। अगर Y का पार्ट नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि शायद ये लीगली करेक्ट नहीं है और रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से भी करेक्ट नहीं है कि उस पर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC लीजिए। हाँ, अगर फ्यूचर एक्सपेंशन की बात है, कभी आप जा सकते हैं, देन इट्स ओके, बट अगर आपको उसकी कॉस्ट पड़ रही है देन आई थिंक यू हैव टू थिंक इट। और अगर आपको इसमें क्रॉस कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में हम इसको भी ले सकते हैं, कभी एक्सपेंशन होगा, तो नेचुरली आप डाल दीजिए। बट अभी आपको देखना है कि कितने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो क्रॉस कैलकुलेशन आप करके चलिए दोस्तों। लैंड साइज़ अगर सफिशिएंट है तो मुझे नहीं लगता लेने की ज़रूरत है, और कन्वर्जन में पैसा दोस्तों ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। नाउ इट्स योर कॉल, बट अगर ड्राइंग्स पे आप मेंशन करेंगे, रिक्वेस्ट लेटर पे मेंशन करेंगे, तो कन्वर्जन आपको उन दोनों खसरों का कराना पड़ेगा। ये बात बहुत क्लियर है, बिकॉज उस पर रिटेल आउटलेट की परमिशन मांग रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पेट्रोलियम एक्ट के 144 जो उनका जो सेक्शन है जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC ली जाती है, आपको दोस्तों ड्राइंग पे NOC तो मिलती है बट पर्टिकुलर लैंड पे मिलती है। यू कैन नॉट चेंज द लैंड, खसरा नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आप उसकी इंटरनल ड्राइंग्स को चेंज कर सकते हैं, टैंक्स घटा बढ़ा सकते हैं, फैसिलिटीज़ घटा बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बार बार आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ फंडा आपको क्लियर हो रहा है। तो DM NOC जो होती है दोस्तों पर्टिकुलर लैंड पे होती है, खसरे नंबर पे होती है। ड्राइंग तो एक रिप्रेजेंटेटिव होती है जो फैसिलिटीज़ को शो करती है। आई थिंक मैसेज इज़ क्लियर। अब दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बात हुई। आप लोग कहते हैं जी मेरा रिजेक्शन का मेल आया, इसको देख लीजिए, अगर आपके पास कोई समाधान है, मेंबरशिप में लेने को तैयार हूँ। तो दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि पहले आप कहेंगे पहले मेरी बीमारी जाए तब मैं दवा खाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। जब सारा खेल आपने खेल लिया, सारा कुछ हो गया, रिजेक्शन आ गया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि इसको क्या करो। खैर एनीवे, जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं ओपिनियन दे सकता हूँ दोस्तों मैंने दे दिया, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर एंड जस्टिफाइबल। मेंबरशिप लेने के लिए ना हमने कभी इनकरेज किया आपको। मैं हमेशा जो लोग कॉल करते हैं मैं उनको भी यही कहता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो लीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं तो मत लीजिए। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है तो डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो तो कभी जो रेगुलर बात करना चाहते हैं, टच में रहना चाहते हैं, हर स्टेज पे जिनको गाइडेंस चाहिए, जिनको ऐसा कंफर्ट चाहिए कि कोई हाथ पकड़े रहे, गाइड करता रहे, तो उनके लिए दोस्तों ठीक है।
बट ये ठीक नहीं दोस्तों कि आप कहिए कि मेरा रिजेक्शन हो गया, मुझे गाइड कर दीजिए, मैं प्रीमियम मेंबरशिप ले लूँगा। बहुत सारे लोग तो सवाल भी पूछ देते हैं, टेलीग्राम पे डायरेक्ट विंडो पे भेजते हैं, कहते हैं जी ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए, आपके पास सोल्यूशन है तो मैं आपके साथ जो है प्रीमियम मेंबरशिप पे चला जाऊँगा, या बला बला बला। आई थिंक इट इज़ नॉट फेयर। और यहाँ कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है कि आपको प्रीमियम मेंबरशिप के लिए इनकरेज करें। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बोला है कि आपको ज़रूरत है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। बिकॉज़ यहाँ आपको आइडिया गाइड करने का है, आपको सेल्फ रिलायबल बनाने का है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने का है। ये कहीं नहीं है कि रॉकेट साइंस है, मुझे नहीं आती। बहुत सारे लोग जो है इस प्रोसेस में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। बट उन क्वेश्चंस को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ना आंसर्स को दोस्तों, तो फिर मुझे लगता है कि ये बेकार है, वीडियो सुनना बेकार है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी चीज़ को सुना है, समझा है थरोली, तो उसको अपने प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करिए और उसका फीडबैक हमें भी दीजिए, सो दैट हमें भी लगे कि हम किस तरीके से आपको डायरेक्शन दे पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं, आपको मेंटरिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जस्टिफाइबल और एक्सेप्टेबल मेरी तरफ से नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी टीम की तरफ से नहीं है कि आप हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के ऐसा बोलें कि जो है आप इसका जवाब दे देंगे तो हम प्रीमियम मेंबरशिप ले लेंगे। ये दिस इज़ नॉट फेयर दोस्तों, ऐसा मत करिए, अनएथिकल भी है। आपको वैसे ही कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, टेलीग्राम पे भी तो बहुत सारी क्वेरीज का जवाब देते हैं। बिकॉज ये कोई मोड ऑफ अर्निंग है, कोई वैसा नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है। दिस चैनल इज़ जस्ट टू हेल्प यू आउट, हेल्प टू ऑल ऑफ यू, सो दैट आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। खासकर वो लोग जो रिमोट एरिया में, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं, जिनको कंपनी के लोग कॉल नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाते, कोई गाइडेंस नहीं देते, उनके लिए चैनल दोस्तों बनाया गया है। आपको बेनिफिट लेना है ले लीजिए, आपको बेनिफिट नहीं लेना तो मत लीजिए, इट्स योर चॉइस। बट इस तरह के मैसेजेस मत भेजिए, एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कीमत पे। आई थिंक मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, सर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दोस्तों अभी किसी ने पूछा है कि वो 3 पार्टनर्स हैं, तो क्या सबको एलओआई लेने के लिए सबको जाना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से सबको जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन इंडिविजुअली वेरीफाई करा ली, आपकी प्रेजेंस पूरी हो गई है, आपका जो सिग्नेचर्स हैं वो पूरे हो गए, आपका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गया, एक को पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी दे दीजिए, वो भी जाके ले आ सकता है। इट डजेंट मीन कि जो बाकी के 2 पार्टनर हैं उनका राइट कम हो जाएगा। एलओआई पे तीनों का नाम होगा, तीनों पार्टनर्स का नाम होगा, और तीनों किस कंडीशंस में बने हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि इनके कितने शेयर हैं, कितना एक्सपेंडिचर होना है, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप की कंडीशंस को बहुत पहले एक्सप्लेन कर लिया है। तो अगर आप अथॉरिटी ले लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं, तो आप इंडिविजुअली कोई भी पार्टनर जाके एलओआई को कलेक्ट कर सकता है। आई थिंक दिस मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। बट जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आगे आपको फंक्शनिंग करनी है, उसके हिसाब से आगे आपको रिटेल आउटलेट को चलाना है। तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एज़ पर शेयर होगी जो कि आपने उस पर असाइन किया है। और एलओआई कोई एक लेने जाता है डजन मीन कि दोनों बाकी के पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। आपको याद होगा एप्लीकेशन तो तीनों की सबमिट हुई थी ना इंडिविजुअली, तीनों इक्वली एलिजिबल हैं दोस्तों डीलरशिप के लिए, तभी अप्लाई किया। तो तीनों के जो सिचुएशन है एज एन इंडिविजुअल एप्लीकेंट भी वो एप्लीकेबल है। आप एलओआई कलेक्ट कर लीजिए जाके, देयर इज़ नो इशू। बट पार्टनरशिप सस्टेन करेगी, सारे टर्म्स वैसे ही होंगे। बिकॉज बहुत से लोग जो है पार्टनरशिप नाम मात्र के लिए कर रहे हैं, उनको लगता है एलओआई लेके तुरंत हम पार्टनरशिप को हटा देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसे कंसल्टेशंस के लिए जो है ना, मुझे लगता है आप अपना टाइम भी ख़राब करते हैं। बिकॉज आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल क्या कहते हैं। एलओआई मिलने के बाद आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में उस स्टेज में आ जाते हैं कि एलओआई मिलने के बाद आपके क्या क्या राइट्स हैं। एलओआई डजेंट एश्योर डीलरशिप। एलओआई जब तक नहीं मिलता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, तब तक आप डीलर अपॉइंट नहीं होते हैं। और एलओआई एक रिवोकेबल डॉक्यूमेंट है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी बार बार आपको इसीलिए लेटर्स लिखती हैं कि आप एनओसीज़ नहीं ला रहे हैं, आपको इंटीमेशन नहीं दे रहे हैं, प्रोसेस क्या चल रहा है, क्योंकि कल को उनको आपको एलओआई कैंसलेशन के लिए, आपसे सरेंडर करवाने के लिए फोर्सफुली, कल को उनको कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए ऐसे लेटर्स इशू किए जाते हैं दोस्तों। इनसे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका इंटेंट ठीक है, बट रिप्लाई सबका दीजिए प्रॉपर फॉर्मेट में। मुझे लगता है कि आपको ये बातें सारी क्लियर हो रही होंगी। अब दोस्तों किसी ने पूछा है कि कोको को कैसे वो ले सकते हैं। मैंने कोकोस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है। कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड जो रिटेल आउटलेट होते हैं, वो कंपनी खुद ही लैंड को खरीदती है या खुद ही लैंड को लीज पे लेती है, खुद ही खर्चा करके रिटेल आउटलेट को लगाती है। वहाँ पर उनका एक अधिकारी बैठता है, बट ऑपरेटर्स को अपॉइंट करते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। वर्कफोर्स उसी के जिम्मे होती, सब कुछ होती है, प्रॉफिट शेयर होता है। और
एक बंदा जो रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में अपना पंप लगाना चाहता है, अगर वो फ्री है, डेडिकेटेड है, तो मुझे लगता है कि पहले उसको कोको चलाना चाहिए। और जो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं दोस्तों, बहुत से ऐसे भी लोगों को कोको चलाने को दे देती हैं कि जो लोग जो है ऑलरेडी रिटेल आउटलेट को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, कहीं कहीं उनको जो है दूसरों से पंप को लेकर के उनको दूसरे पंप को भी ऑपरेटर की तरह दे देते हैं कि वो उस पंप को भी चलाएं, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि कोको पंप्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं जिसमें आप अप्लाई करिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करिए, फाइनेंशियल क्राइटेरिया पूरा करिए, और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली, और उसके बाद आपको कोको पंप मिल जाता है। इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल में भी आपको किसी वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जब कोको के एडवर्टीजमेंट आते हैं। हालांकि कोको के एडवर्टीजमेंट बहुत सारे हमारे पोर्टल पे पड़े हैं। हाँ दोस्तों, पोर्टल से आप बात याद आई कि फ्रेंचाइजी के लिए आप देख सकते हैं हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी पे जाके कि किस किस एरिया में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके क्या क्या कॉन्टैक्ट हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए तो आप ले लीजिए। तो क्योंकि मैंने इसको बार बार एक्सप्लेन किया, और किसी ने दोस्तों भी कॉल करके पूछा था कि उनको LOI मिलने वाली है, अब वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या किसी को एक फाइनेंशियल वो अपना जो है कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो पैसा लगा दे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने अपनी जो है पोर्टल पे एक लिंक क्रिएट कर दिया है। मैंने उनको भी एडवाइस किया था कि आप उसमें जाके अपने एडवर्टीजमेंट्स को डाल दीजिए। किसी को पार्टनर चाहिए, किसी को अपना पेट्रोल पंप सेल करना है, किसी को आगे जा कर के कोई और फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे ऑप्शन हमने इसमें डाल दिए हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे जो सनकी डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म होगा ना, मैंने आपको एक शॉर्ट में कहा था, इट विल फुलफिल योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। सारी ड्राइंग्स अवेलेबल हैं PDF में, ऑटोकैड में, और बहुत सारे रिसोर्सेज ग्रेजुअली डाले जा रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों इसमें बहुत सारा मैटर होगा। अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं तो आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रीमियम मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। बट धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन ये पोर्टल पे एक कंसोलिडेट फॉर्म में हो जाएगी। आप अपने मतलब का डेटा उसमें से दोस्तों जब भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी एरिया में हो, आप अपने पेट्रोल पंप को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, वो भी दोस्तों आप कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन क्रिएट कर दिया। आपको लगता है आपका पेट्रोल पंप बहुत अच्छा बना है, आप उसके अपने व्यूज़ डाल सकते हैं, वॉक थ्रू डाल सकते हैं, आप उसके जो है वीडियोस डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शन दोस्तों इसमें खोल दिया है। हो सकता है कोई अच्छा आपको बायर मिल जाए, कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों वे साइड एमिनिटीज़ को भी हम लोग कवर करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे सारे पेट्रोल पंप धीरे धीरे वे साइड एमिनिटीज़ का पार्ट बनते जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मल्टी फ्यूलिंग के लिए जाइए और आप जो है कुछ फैसिलिटीज़ को और अपने रिटेल आउटलेट में ऐड करिए आप लोग। तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र में हमारी टीम ने विज़िट किया है, तो वहाँ पता चला है कि एक ही खसरे पे 2 कंपनी की LOI मिल गई हैं अगल बगल एक ही बंदे को DC कैटेगरी में। ये बहुत पॉसिबल है दोस्तों, बिकॉज लैंड का फ्रंटेज बहुत बड़ा है, खसरा बहुत बड़ा है। तो दोनों कंपनियों ने LOI दी है। दोनों की जो NOCs और दोनों के प्रोसेस को साथ साथ स्टार्ट करना पड़ रहा है। प्रपोजल्स बनाए जा रहे हैं उसके लिए। तो पूरी उम्मीद है कि दोनों के NOC एक साथ हो जाएगी। हो सकता है क्लस्टरिंग के साथ चला जाए, जैसे भी किया जाए। इट डिपेंड्स कि किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो DC कैटेगरी के जो रिटेल आउटलेट होते हैं, जिनको हम टाइप 2 बोलते हैं दोस्तों, वहाँ पर आप जो है मल्टी कंपनीज़ में जा सकते हैं, मल्टी पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। CC कैटेगरी में दोस्तों यहाँ टाइप 1 में ऐसा नहीं है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी कि एक LOI उनके पास जो है CC कैटेगरी की थी, उन्होंने बाकायदा दूसरी बार DC कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर आप DC कैटेगरी में हैं तो DC कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। DC के तो आप मल्टीपल पंप लगा सकते हैं, एक ही LOI होल्डर, बट आप CC में नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज CC में बहुत सारे आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझे लगता है मैसेज दोस्तों बहुत सारा क्लियर है आपको। हमने बहुत सारी दोस्तों बातों को इसमें टेकअप कर लिया है। ग्रेजुअली बातों बातों में हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे बहुत उम्मीद है कि दोस्तों आपके फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपसे दोस्तों बार बार गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वीडियोस को रिमोट में जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, उनको भेजिए, औरों को फॉरवर्ड करिए, सो दैट वो भी एम्पावर्ड हो। नॉलेज दोस्तों वो नहीं होती जिसे आप अपने पास रख लेते हैं। नॉलेज और ज्ञान वो भी होता है जिसको आप दूसरों को बांटते हैं, उनको शेयर करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।